नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं या एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन एक साथ हो सके। यह हमारा इस सीरीज का चौथा भाग है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहां पे रहा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था, इसे लागू कब किया गया? सही आंसर है वर्ष 2001 में। ये आपको याद रखना है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको साथ साथ में वन लाइनर में नोट्स बनाते हुए चलना है। जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है, इसे 2001 में लागू किया गया। इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। पहला आपको पूछेगा, जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई? नेशनल जो एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिए जाते हैं, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, यह आपका 14 दिसंबर 1991 से शुरू किया गया था। एक ये याद रखना है, क्योंकि ये पुरस्कार 14 दिसंबर से शुरू हुआ, इसीलिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तीनों आपको नोट करते हुए चलने हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जो नटाल इंडियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और यह स्थापना साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में इस संस्था को यहां पे बनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वर्ष भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब करी थी? तो 1894 में। कहां पर करी? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारा, वत्स साम्राज्य की इस राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखिए, वत्स महाजनपद है। हम जानते हैं प्राचीन भारत में पूरा जो भारत था, ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक महाजनपद है वत्स महाजनपद। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी आपकी कौशाम्बी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। महाजनपद और उनके बारे में जो फैक्ट हैं और उनकी जो राजधानी थी, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप महाजनपदों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई हैं। अगर बात करें, प्रश्न पे वापस आए और इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। उज्जैनी जो थी, एक और महाजनपद था अवंती, तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, पाटलिपुत्र आप जानते हैं मगध की राजधानी थी। मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वैशाली जो थी, यह वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, 1975 में पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। एसएससी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के 2020 में पूछे गए थे। देखिए, 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1975 में। जिसको जीता किसने था? वेस्ट इंडीज ने। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। यह आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 1975 में टीम के कप्तान एस वेंकट राघवन थे। वाइस कैप्टन बिशन सिंह बेदी थे। ठीक है, 1979 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी भारतीय टीम के कप्तान एस वेंकट राघवन थे। और 83 में आप सभी जानते हैं कपिल देव भारतीय टीम के कप्तान थे। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो धर्म की स्वतंत्रता ये कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? सही आंसर है हमारा आर्टिकल 25 से 28 जो हैं, ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता
कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। अगर हम आर्टिकल 23-24 की बात करें तो यहां पर आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। समता या समानता का अधिकार 14 से 19 के बीच में है। 19 से 22 के बीच में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सारे पूछे जाते हैं, आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा, नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रवर्तन निदेशालय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसकी स्थापना को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको भी इसे याद रखना है। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक या यूं कहें आधुनिक नर्सिंग की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 12 मई 1820। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका उपनाम, इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस महिला को लेडी विद द लैंप कहते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। एक और चीज इनको लेकर पूछी जाती है कि किस युद्ध के दौरान ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, जिसमें इन्होंने जो घायल सैनिक थी उनकी काफी ज्यादा सेवा इन्होंने करी थी। वो कौन सा युद्ध था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का? तो वो युद्ध था क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, क्रीमियन युद्ध होता है, ये आपका 1853 में और 1856 के बीच में होता है। ठीक है, क्रीमियन वॉर। इस युद्ध के दौरान घायलों की काफी ज्यादा सेवा करी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? तो सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध आपने बताना है जिसने अंग्रेजों को भारत के अंदर संस्थापित कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। तो वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। यह युद्ध जो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ एक संयुक्त सेना थी, किस किस की वो सेना थी? तो मीर कासिम जो कि बंगाल का पूर्व नवाब था, उसके अलावा जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। पूछा जाता है 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय होती है और इसी के बाद भारत में अंग्रेजों की यहाँ पर पूर्णतः स्थापना हो जाती है, यानी कि उनका राज एक तरीके से सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती है और अंग्रेज अकेली ताकत यहाँ पर बच जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? बक्सर। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ, इस युद्ध से अंग्रेजों को बंगाल की सत्ता मिली, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद लगभग पूरे भारत पर उनका राज यहां पर स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए, भारत का जो पहला वित्त आयोग है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, और वित्त आयोग को लेकर, इसके अध्यक्षों को लेकर, इनके कार्यकाल को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। पहले हम वित्त आयोग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 280 कौन करता है गठन? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। पहला वित्त आयोग हमने देखा 1951 में बना। यह वित्त आयोग 1952 से लेकर 1957 के बीच के कार्यकाल के लिए था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी के जो आपके वित्त आयोग हैं, 14 वित्त आयोग जो अब तक बने हैं, वो आप यहाँ पे सारी उनकी जानकारी देख सकते हैं। अब तक कितने वित्त आयोग बने हैं, कब कब बने, किस वर्ष उनका गठन हुआ और किस कार्यकाल के लिए वो थे, और साथ में उनके अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है भाग 10। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगर भाग पूछेगा तो भाग 10, और अगर इसी में आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 244। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में किस वर्ष पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था? अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने ही इसको पूछा है 2020 में। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उनको हमें कवर करना है। आप जानते हैं जीके काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जीके के सभी क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उन क्वेश्चन को आप देख कर ज़रूर जाएँ जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम का लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग यहाँ पे होता जा रहा है और क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन रहे हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर बेसबॉल में कितने टाके हैं ये पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जाम के अंदर, तो आपको लगभग सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको कम से कम देखना है। चलिए एशियाई खेलों की बात करें, पहले इसके बारे में कुछ बातें करते हैं और फिर इस प्रश्न के उत्तर पे चलेंगे। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में होती है, दिल्ली से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले एशियन गेम्स कहां खेले गए? दिल्ली में। 1951 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें कि एशियाई खेलों में शुभंकर का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया, तो ये किया गया 1982 के जो एशियन गेम्स थे, और ये गेम्स भी दिल्ली में खेले गए थे। ठीक है, दिल्ली में अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। पहली बार 1951 में और उसके बाद 1982 में हुआ, जहां से शुभंकर का इस्तेमाल यानी कि खेलों का एक मैस्कट बनाया जाता था, जो खेलों का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता था। ठीक है, तो जब 4 साल में ये आयोजित होते हैं, हर खेल का अलग अलग मैस्कट होता है। तो इसकी शुरुआत, शुभंकर की शुरुआत 1982 में दिल्ली के एशियाई खेलों से की गई। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी एग्जाम के अंदर कि पहला शुभंकर का नाम क्या था? तो पहला जो शुभंकर था जो 1982 में इस्तेमाल हुआ, वो एक हाथी था, भारतीय हाथी, जिसका नाम था अप्पू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि एशियाई खेलों का जो पहला शुभंकर था उसका नाम क्या था? तो ये अप्पू था, बेसिकली हाथी के ऊपर ये बनाया हुआ था। ठीक है, एक और चीज आपको एशियाई खेलों से याद रखनी है, जो अगले एशियाई खेल होने हैं, ठीक है, ये होने हैं आपके इसी साल 2022 में होने हैं, सितंबर में होने हैं एशियाई गेम्स, और ये आपके चीन के हांगजाओ शहर में होने हैं। और इनका जो शुभंकर है वो 3 रोबोट हैं जिन्हें स्मार्ट ट्रिपलेट्स कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। शुभंकरों की शुरुआत कब से हुई है? 1982 से, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन को लेकर, शिवाजी से जुड़े हुए प्रश्न लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना है, आप वहां पे जाके सारे डिटेल्स प्रश्न के रूप में देख सकते हैं। शिवाजी के अगर हम प्रशासन की बात करें, उनके अंतर्गत सर ए नौबत ये क्या होता था? तो पैदल सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था, यानी कि सेना का जो प्रमुख होता था उसी को कहते थे सर ए नौबत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो सेना का प्रधान होता था, क्योंकि उस समय जो मेन सेना होती थी वो पैदल सेना ही होती थी, तो सेना का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? सर ए नौबत। ठीक है, आप जानते हैं शिवाजी के प्रशासन में 8 दिग्गज मंत्री थे, 8 उसके मेन मंत्री कहते थे, जिनको हम अष्ट प्रधान कहते थे। ठीक है, तो उन्हीं अष्ट प्रधानों में से एक था सर ए नौबत, जो कि सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी के जो 8 प्रमुख मंत्री थे उनको क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है, सर ए नौबत जो था ये सेना का प्रमुख हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री कौन होता था? ठीक है, तो विदेश मंत्री होता था सुमंत। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी जी के प्रशासन में जो ये सुमंत होता था ये कौन होता था? ये विदेश मंत्री होता था, विदेश विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, चलिए, कोयना
तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो देखिए, कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी। सबसे प्रमुख है तुंगभद्रा। इसको लेकर कई बार क्वेश्चन बने हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर ही जो आपके विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं वो आपके इसी नदी के तट पर मिले हैं। ठीक है, तुंगभद्रा, भीमा और कोयना, ये सारी की सारी किसकी प्रमुख नदियां हैं? तो ये सारी की सारी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रतिवर्ष शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को प्रति वर्ष। नेक्स्ट है, संक्षिप्त अक्षर आफ्स्पा में अक्षर ए इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अक्षर ए यानी कि ये जो पहला वाला ए है, ये किस अक्षर का आपको बताना है, फुल फॉर्म में है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म आपने बतानी है। पहले हम आफ्स्पा के बारे में जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न के उत्तर पे चलेंगे। आफ्स्पा, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो यहां पे जो ये ए है ये आपके आर्म्ड के लिए बताया गया है, यानी कि जो पहला वाला ए है। ठीक है, इस वाले की बात नहीं हो रही है। जो ये ए है ये आर्म्ड के लिए है। फुल फॉर्म हमने देख ली, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यह एक्ट कब पारित किया गया? क्वेश्चन बनता है कि आफ्स्पा को कब पारित किया गया? तो 1958 में एक अध्यादेश लाया गया था जिसके तहत ये कानून बनाया गया और उसी साल इसे फिर लोकसभा और राज्यसभा से भी पारित करा दिया गया। ठीक है, तो 1958 में आता है आफ्स्पा। इसे जो नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर इलाके हैं, जो राज्य हैं वहाँ के डिस्टर्बेंस वाले राज्य, वहाँ पर इसे लागू किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें किस राज्य में कब कब इसे लागू किया गया, तो देखिए इसे जब 1958 में लाया गया तो इसे बेसिकली मणिपुर और असम में लागू किया गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर इसे जो है अन्य अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। जैसे 1972 में त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड यहाँ पर लागू किया गया। 1983 में इसे पंजाब के अंदर लागू किया गया और 1990 में इसे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया। ठीक है, तो अलग अलग वर्ष हैं, आपको याद रखना है कि इस कानून को कहां पर कब लागू किया गया। वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में ये कानून कहां कहां लागू है, तो ये आपके असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये स्थित है। पूरे अरुणाचल में नहीं है, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में है, बाकी आपके असम, नागालैंड और मणिपुर में ये लागू है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध घटना जो यहां पर हुई थी चौरी चौरा कांड, जो कि आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, तो इसको लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये आपके कौन से जिले में है। तो ये आपका यूपी का जो गोरखपुर जिला है वहां पर एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है, जहां पर 4 फरवरी 1922 को जो गुस्से वाली भीड़ थी उसने एक थाने में आग लगा दी, जिसके अंदर कहते हैं कि 22 से 23 पुलिस वाले वहां पे जलकर मर गए थे। तो इसी घटना को कहा जाता है चौरी चौरा कांड। ये घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई। कहीं कहीं पर 5 फरवरी भी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन के आधार पर इसको देखना होगा। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में देखने को मिले 4 और 5 दोनों, तो फिर आप 4 फरवरी को ही टिक करें। ठीक है, अगर दोनों आते हैं तो 4 को दें, अदरवाइज जो आता है आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कब ये घटना हुई थी? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन यहां से और बनते हैं कि जब ये घटना घटित हुई, इसके जो आरोपी थे, पूरे लगभग 200 के करीब आरोपियों को यहां पर उन पे केस लगाया गया, उनकी पैरवी किसने करी थी? पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा कांड में जो आरोपी थे, अभियुक्त थे, उनका नेतृत्व किसने किया, उनकी पैरवी किसने करी थी? तो मदन मोहन मालवीय ने उनकी पैरवी करी थी और आधे से ज्यादा लोगों को इन्होंने बचा लिया था। ठीक है, 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था, केस दर्ज किया गया था, जिसमें से 175 लोगों को इन्होंने बचा लिया था। लगभग 170-75 के करीब इन्होंने बचा लिया था। चोरा चोरी कांड में 19 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, शुरुआत में लगभग 170 लोगों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन अंततः 19 लोगों को ही यहां पर जो दोषी था वो ठहराया गया, बाकियों को
यहाँ पे या तो उनको सजा दी गई या तो उनको छोड़ दिया गया या आजीवन कारावास, इस तरीके की सजा दी गई थी। ठीक है, तो खाली आपको इतना याद रखना है घटना कब घटित हुई और कितने लोगों को फांसी दी गई थी, तो 19 लोगों को दी गई थी। ठीक है, पैरवी किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड यह आपके 1970 में शुरू होता है। ऑपरेशन फ्लड जो था ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, जिसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो सारे एक ही बातें हैं। श्वेत क्रांति का जनक या ऑपरेशन फ्लड का जनक या वास्तुकार वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है, 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो ये आपके बंगाल में है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। देखिए 1688 के अंदर 1688-90 के अंदर कंपनी ने 3 गांव जो थे बंगाल के, जिसमें आपका सुतानुती गांव था, कालीकट गांव और गोविंदपुर गांव, इन गांवों को उन्होंने लिया, जमींदारी प्राप्त करी यहां पर जो बंगाल का नवाब था उससे, और इन्हीं गांवों में उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया जिसे फोर्ट विलियम कहते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम का ये जो किला था यहां पर फोर्ट विलियम, इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर यहां का पहला प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, ललित मोदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अभी भी जो एग्जाम होने हैं ये आपके मई जून में होंगे, उसी समय आपका आईपीएल भी चल रहा होगा, तो हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यह क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए नाम कैसा है, व्यापार सलाहकार समिति। इस समिति के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष समेत कुल 15 सदस्य होते हैं, और इस समिति का गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? व्यापार सलाहकार समिति। तो ध्यान रखना, वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष नहीं होते, इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो समय लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही इस समिति की अध्यक्षता करता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीके एमसीक्यूज सीरीज का, हमने आज भाग 4 देखा। इसमें भी हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने इनको देखा। क्वेश्चन के नंबर्स भले ही 20 थे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखें तो 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो, और एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, साथ में आपने नोट्स बनाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक ज़रूर डालें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।